वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। ये है टेस्ट नंबर 180 और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 180 तक पहुँच सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मिश्रित प्रश्न उसमें होंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला, हरा, नीला या पीला? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे, यानी मृदुभांड उनको बोलते थे, और उस पर जो पुताई की जाती थी वो लाल रंग से की जाती थी, और डिज़ाइन उस पर जो बने थे वो काले रंग के बने थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग हुआ, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता जब परिपक्व हो गई तो हाथ से चलने वाले चाक का प्रयोग होने लगा। डिज़ाइन के आधार पर बर्तनों की दो श्रेणियाँ थी, दो श्रेणियाँ। एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदुभांड। चित्रित यानी ऐसे बर्तन जिन पे डिज़ाइन हो, यानी पेंटेड वेयर। मृदु भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदु भांडों के उत्तरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो आंसर लाल रंग हो जाएगा। और काला अगर नीला होता, कहीं काला और लाल और काला होता तब भी आंसर सही होता। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसकी अपनी लिपि थी, या वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, ठीक है। डिफरेंस पूछ रहा, अंतर पूछ रहा, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और आर्यन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, ठीक है, ग्रिड पैटर्न प्रणाली, और सुरक्षित जल निकासी थी, उसमें नालियां बनी थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? संगीत वगैरह तो सामवेद में है, जादुई माया और वशीकरण है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद में है, तो अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता निम्नलिखित में से किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान, देखिए, इनका पता चलता है यजुर्वेद से, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नंबर 6 पर आ जाइए। विशाखापत्तनम पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक भू आबद्ध पत्तन है, यानी लैंड लॉक्ड पोर्ट है विशाखापत्तनम, और इस पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु किया गया। ठीक है, किया गया तो यानी एक कृत्रिम पत्तन भी है। प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन कृत्रिम पत्तन है या प्राकृतिक पत्तन है? बिल्कुल, ये कृत्रिम पत्तन है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। तो विशाखापत्तनम पत्तन या पोर्ट आंध्र प्रदेश में एक लैंडलॉक्ड पोर्ट है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। इस पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम में सामान्य नौभार के निपटान हेतु किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। चेन्नई पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल है। देखिए, चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर है, सही है इतना, लेकिन यह एक कृत्रिम पत्तन है, प्राकृतिक पत्तन नहीं है। और विशाल पोतों के अनुकूल ये नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला भी गलत है। सही पूछ रहा, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है, जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है। 1859 में इसको बनाया गया, ठीक है। जिसको बनाया गया तो वैसे ही वो कृत्रिम पत्तन हो गया, यानी आर्टिफिशियल पोर्ट। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन जो है विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि तट के निकट जल ही उथला है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय तूतीकोरिन पत्तन का विकास निम्नलिखित में से किस पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था? विशाखापत्तनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मर्मगांव पोर्ट या कोची यानी कोचीन पोर्ट। तूतीकोरिन पत्तन का विकास किस पत्तन के बोझ को कम करने के लिए किया गया या दबाव को? इसका आंसर है चेन्नई पत्तन, जो कि एक कृत्रिम पत्तन है। तो तूतीकोरिन पत्तन का विकास चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने या बोझ को कम करने के लिए किया गया। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला हो गया, नमक हो गया, खाद्यान्न हो गया, खाद्य तेल, चीनी, रसायन, पेट्रोलियम आदि उत्पाद शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार किन मार्गों द्वारा संचालित होता है? देखिए, सड़कों से तो भारत के कुछ ही पड़ोसी देश जुड़े हैं, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। लेकिन अधिकतर जो विश्व में इतने सारे देश हैं, इतने सारे कंट्री हैं, उनके साथ अगर कंपैरिजन करना हो तो समुद्र और वायु मार्ग द्वारा ही संभव है। तो बी है इसका आंसर। देखिए, भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार जो है वो समुद्र एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा भी होता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राष्ट्रीय राज महामार्ग सड़कों को किसके द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है? सीमा सड़क की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वरना बीआरओ आंसर हो जाता। राष्ट्रीय महामार्ग सड़कों को किसके द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग यानी ये वे प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 3 स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राज्य महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये मार्ग राज्य की राजधानी, जिला मुख्य न्यायालयों और अन्य शहरों को जोड़ते हैं। राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े नहीं होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि जुड़े होते हैं वो। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो राज्य महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालयों एवं अन्य, ठीक है, मुख्यालय है वो, और अन्य शहरों को जोड़ते हैं। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ये राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना किस वर्ष की गई? बीआरओ की स्थापना की गई थी 1960 में। इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सीमा सड़क संगठन बीआरओ या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना एवं स्थापना वर्ष 1960 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी से विकास के समन्वय के लिए की गई थी, और यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यह कौन? बीआरओ।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। NH1 यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 44। नेशनल हाईवे नंबर 44 वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। क्या NH2 के सामने दिल्ली से अमृतसर लिखा है, NH1 के सामने दिल्ली से कोलकाता। उपरोक्त में से कौन सा इसमें सही सम्मिलित होगा? देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 वो दिल्ली से अमृतसर जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से कलकत्ता जाता है, तो पहला दूसरा तो इनकरेक्ट है, मिसमैच है। नेशनल हाईवे नंबर 44 वर्तमान में भारत का सबसे लंबा ये नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कश्मीर के श्रीनगर से जाता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो केवल 3 जहां पर है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर के बीच विस्तृत है, नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से कोलकाता के बीच विस्तृत है, नेशनल हाईवे नंबर 44 श्रीनगर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है और वर्तमान में है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। नंबर 14 पर आ जाइए। राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1998 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण विकास कार्यक्रम यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1998 में ट्रैफिक की समस्या को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण के उद्देश्य से की गई। और राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय रेल के बारे में स्टेटमेंट है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में की गई। पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच निर्मित की गई और भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया। कौन सा इसमें सही है? बिल्कुल, भारतीय रेल की स्थापना 1853 में की गई। मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी का नाम याद आ गया होगा। भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा भी सही है। भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं, ये हैं सारे। सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, और है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। कोंकण रेलवे जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट की, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? देखिए, कोंकण रेलवे जाती है, ऊपर है गुजरात और ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आ जाए तो गोवा, गोवा के नीचे आ जाओ तो यहाँ हो गया तमिलनाडु, यहाँ हो गया केरल और यहाँ हो गया कर्नाटक। तो ये जाती है मुंबई से लेकर कर्नाटक तक, यानी इसके बीच में गोवा भी आ गया और केरल भी आ गया। तो महाराष्ट्र से लेकर ये कर्नाटक, डी है इसका आंसर। देखिए, कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र में एक जगह है रोहा, और रोहा से स्टार्ट होकर कर्नाटक में एक जगह है मंगलोर तक जाती है। ठीक है, बीच में गोवा राज्य भी पड़ेगा, बीच में केरल भी पड़ेगा, तो वहाँ से भी गुजरेगी ये। इसका निर्माण हुआ था 1998 में और 760 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। और इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी है जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिमी तटीय नहर या नर्मदा नदी? भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 तो गंगा नदी पर है और जो 2 है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, बी है इसका आंसर। और स्थान अगर पूछ ले तो सदिया से धुबरी। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार असम के धुबरी से सदिया तक है। इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है तथा बांग्लादेश, भारत में बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं इसका। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद यूपी में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, लंबाई है इसकी सबसे ज़्यादा 1620 किलोमीटर।
और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करें तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है, और ये दोनों की दोनों जगह केरल में ही है, और लंबाई है इसकी 168 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा है पहला, उसके बाद है दूसरा, और तीसरा जो है वो तीसरे पर है। अठारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात एवं संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में ही, राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहली बार इलाहाबाद से नैनी, ये भी सही है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो जो करता है वो भी सही है। तीनों के तीनों करेक्ट है, डी है इसका आंसर। तो भारत में वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन की तीव्रतम साधन है, और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई तथा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। प्रथम वायु परिवहन सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई, और भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात एवं संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उत्तरदायी है। और ये किसके अंडर में काम करता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बोलेंगे अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। जो पाइपलाइनें होती हैं ना, पाइपलाइनें, वो गैसों को और तरल पदार्थों को लंबी दूरी तक परिवहन कर सकती हैं, या परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम प्रणाली है। पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस पदार्थों को भी घोलकर या गारे में बदलकर परिवहित किया जा सकता है, यानी ठोस पदार्थों को भी लिक्विड फॉर्म में चेंज करके जो है उनको जो है पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भेजा जा सकता है, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो जो पाइपलाइनें होती हैं वो गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक व सक्षम प्रणाली है। तो करेक्ट है पहला, दूसरा वाला भी सही है। पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस पदार्थों को भी घोलकर या गारे में बदलकर यानी उनको पतला कर कर परिवहित किया जा सकता है। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना भारत में, IOL, वो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन काम करता है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। अब आ जाइए 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, रेडियो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और उसके बाद 1957 में आकाशवाणी में बदल गया। कौन सा इसमें सही है? बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में रेडियो का प्रसारण जो है वो 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। कुछ सालों के बाद 1936 में रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में बदल गया। फिर कुछ सालों के बाद 1957 में आकाशवाणी में बदल गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो 20 प्रश्न थे, ये इंपॉर्टेंट। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप RO की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी सब्सक्राइब करना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को आप एक लाइक कर सकते हो अगर टेस्ट पसंद आता है तो। अपने मित्रों या साथियों की मदद कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।